हेलो एवरीवन, जय हिंद। मेरा नाम है सुदीप्त कुंडू, द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ पारसारथी एजुकेशन सर्विसेज। पारसारथी एजुकेशन सर्विसेज में आज आपका दोबारा स्वागत है। चलिए, हमने पिछले वाले पार्ट में ये पढ़ा था कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के दो पार्ट्स होते हैं। एक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा पढ़ा था हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों के बीच में एक चीज कॉमन था एंड वो थे चार्जेस। ये चार्जेस क्या होते हैं, हमने ये पिछले वाले पार्ट में पढ़ा था। अब ये चार्जेस अगर एक ही जगह पे स्टेशनरी होते हैं तो इससे बनती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और अगर यही चार्जेस फ्लो करने लग जाते हैं तो इससे बनता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब 10th क्लास में जो चीज हमें पढ़ाई जाती है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब इन चार्जेस को अब फ्लो करना। हाउ डू दिस चार्जेस फ्लो? सो द चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी and we have already studied about charges. Now today our main intention is to learn flow of charges. Now before we see the flow of charges, let us see how water flows from one part to another part. Let's say I have two beakers. This is A and this is B. Okay, and there is a pipe connected and there is water filled in air A up to this level, and there is some water in B at this level. अब ये जो पानी है ये कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? आप बताएंगे कि ये A से लेकर B तक फ्लो करेगा। और ये कब तक फ्लो करेगा? ये फ्लो करते करते ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे पानी बढ़ रहा है तो ये धीरे धीरे बढ़ बढ़ के इतना हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों का लेवल, ए का लेवल और बी का लेवल इक्वल हो जाएगा। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उस टाइम पे हमारा जो फ्लो है वो हम देखेंगे कि रुक चुका होगा। इसका मतलब पानी जो है वो जहाँ पे लेवल ज़्यादा होता है वहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करके जहाँ पे लेवल कम होता है उस पार्ट तक फ्लो करता है। इसका मतलब फ्लो ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, एंड अंटिल व्हाट टाइम इट टेक्स प्लेस? The flow takes place until the level becomes equal. दोनों का लेवल इक्वल होते ही इसका फ्लो रुक जाता है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी भी कुछ इसी प्रकार फ्लो करता है, हायर लेवल से लोअर लेवल, ठीक है ना। और जैसे ही लेवल इक्वल हो जाता है तो उसका फ्लो रुक जाता है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जैसे पानी था तो यहाँ पे पानी ग्रेविटी के कारण ऊपर से नीचे आ रहा था, है ना। ग्रेविटी मेड इट टू कम डाउन फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग ग्रेविटी नहीं देखेंगे। यहाँ पे भी कुछ हायर लेवल होगा, कुछ लोअर लेवल होगा, बट एक ग्रेविटी के हिसाब से हायर लेवल और लोअर लेवल नहीं होगा। ग्रेविटी के कारण ये फ्लो नहीं करेगा। तो ये किसके वजह से फ्लो करेगा? ये जो फ्लो ऑफ चार्जेस है ये फ्लो किसके कारण करेगा? क्या हायर और क्या लोअर? तो इसके लिए एक नया टर्म हमें आज सीखना है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑल्सो इन नॉर्मल लैंग्वेज इट इज कॉल्ड वोल्टेज। हम लोग इसको आमतौर पे वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। और ये जिस महाशय ने फाइंड किया था उनका नाम था वोल्टा। वोल्टा जी ने जो है वोल्टेज की खोज की थी। इसीलिए वोल्टेज का जो ऐसा यूनिट होता है ये होता है वोल्ट्स। The SI unit of voltage is volts. So वोल्टेज को आपको जब न्यूमेरिकल्स दिए होंगे उसमें कई बार वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे कह देंगे। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एक तरीके से हम कह सकते हैं ये इसकी स्ट्रेंथ है। सो अगर मैं कहूँ कि कोई चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करनी है, तो मैं ये बोलूँगा कि जिस चीज़ की स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है वहां से वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा, चार्जेस को फ्लो करवाएगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया हायर और लोअर होंगे, लेकिन ये हायर और लोअर कौन होंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और पोटेंशियल मतलब स्ट्रेंथ। सो जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है वहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करने स्टार्ट करेंगे, और वो जिसकी पोटेंशियल लो है वहां तक फ्लो कर जाएंगे, ठीक है ना। सो फ्लो ऑफ चार्जेस विल टेक प्लेस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। बट व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है? अब जैसे कोई पहलवान है
वो जो है वो खाता है, पीता है, बहुत ज़्यादा कसरत करता है और इससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। द पर्सन बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे हमें प्रोसेस पता है कि वो स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ। यहाँ पे इसके स्ट्रेंथ का पता कैसे करेंगे? हाउ डू वी गेट टू नो कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, किसका कम है? तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा इसका पूरा कंसेप्ट। वोल्टेज को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो समझना पड़ेगा। ठीक है, सो मान लीजिए हमारे पास एक बड़ा सा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इज अ वेरी बिग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जस्ट लाइक अ मैग्नेट, अगर मैं यहाँ पे एक मैग्नेट रखूं तो ये मान लीजिए इसका नॉर्थ पोल है और ये मान लीजिए इसका साउथ पोल है। अगर मैं इस मैग्नेट के सामने यहाँ पे कोई आयरन बॉल रख दूं, क्या ये अट्रैक्ट करेगा? जी बिल्कुल करेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा दूर ले जाऊं, अब क्या यहाँ से अट्रैक्ट करेगा? अट्रैक्ट तो करेगा लेकिन पिछले बार से थोड़ा सा कम करेगा। क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ गई है। अब अगर मैं इसको यहाँ लेके चले जाऊं तो क्या ये इसको अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं। इसका मतलब ये कि ये कुछ ही दूरी तक अट्रैक्ट कर पा रहा था और उस दूरी के बाद एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अब वो अट्रैक्ट करना बिल्कुल ही बंद कर देता है। इसका मतलब इस मैग्नेट के चारों तरफ हो ना हो कोई एक मैग्नेटिक फील्ड तो होगी ना। इसका मतलब जो भी अट्रैक्शन रिपल्शन होगा वो इसी के अंदर होगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इस बॉल को रखूँ तो ये जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो इसको अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे रखूँ तो ये इस फील्ड के अंदर है तो अट्रैक्ट तो करेगा बट थोड़ा कम करेगा। थोड़ा और पीछे कर दो अट्रैक्ट अब भी करेगा लेकिन और कम करेगा और इस पॉइंट तक वो फाइनल ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा। जैसे ही इसके बाहर चले जाए तो इसका अट्रैक्शन बंद हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे इस मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था जिसके अंदर वो अपना अट्रैक्शन रिपल्शन कर रहा था, वैसे ही हमारे इस पॉजिटिव चार्ज Q का भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सो दिस हैज अ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, सो इस तरीके से इस पॉजिटिव चार्ज Q का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं पॉजिटिव के सामने एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ले आऊं तो ये जाहिर सी बात है कि ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट एंड दोनों जो है चिपक जाएंगे इस तरीके से। सो इसमें तो कोई स्ट्रेंथ की बात नहीं है ना। ये तो नॉर्मल लॉ ऑफ फिजिक्स है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके चिपक जाएंगे। तो इसमें तो बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेंथ की बात है नहीं। बात तो तब होगी जब मैं यहाँ पे एक मैग्नेट लूँ और इसका इधर नॉर्थ रख दूँ और यहाँ पे एक मैग्नेट लूँ और इसका भी इधर नॉर्थ रख दूँ। नॉर्मली नॉर्थ को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये किसी तरह इसको अपनी तरफ खींच पा रहा है, अगर ये इसको किसी तरह फिर भी रिपल्शन के बावजूद भी अगर खींच पा रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक साइड ऑफ द मैग्नेट है, ये दूसरा साइड ऑफ द मैग्नेट है, ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है। ठीक है ना, दिस इज मैग्नेट एंड बोथ ऑफ देम आर नॉर्थ। तो जैसे ही मैं पास लाता हूँ रिपेल करता है, पास लाता हूँ रिपेल करता है। बट फिर भी अगर मैं इसको ऐसे चिपकाऊं तो मुझे बहुत ज्यादा क्या लग गई? एनर्जी यूज करने की जरूरत पड़ गई इसको चिपकाने के लिए। तो मैंने क्या किया? वर्क डन किया। इसका मतलब मुझे अपना वर्क डन करके अपना ताकत दिखाना पड़ा कि ये नॉर्मली तो ऐसे रिजेक्ट हो रहे हैं लेकिन कैसे नहीं जाएगा, कैसे चिपक गया। इसका मतलब मैंने क्या यूज किया? मैंने यूज किया अपना यहाँ पे एनर्जी। ठीक है ना, मतलब मैंने किया अपने बॉडी से वर्क डन। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे कि यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है तो ये तो अपने आप चिपक जाएंगे, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और ये चिपक जाएगा। लेकिन अगर ये नॉर्थ और नॉर्थ है और फिर भी ये दोनों आपस में आके चिपक रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे ही तो स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है ना। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज Q है तो अगर मैं यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज ले आऊंगा तो जाहिर सी बात है चिपक जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। लेकिन दिक्कत वाली बात तो तब आएगी ना जब मैं एक नेगेटिवली चार्ज के बदले पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को ले आऊं। वो तो फिर रिजेक्ट करेगा, मतलब उसको रिपेल कर देगा, उसको दूर भगा देगा। तब भी अगर वो उसको खींच के ला पाया अपने तरफ, तब जाकर हम कहेंगे कि भाई इसके अंदर दम है, इसके अंदर स्ट्रेंथ है। सो ये जो पॉजिटिव चार्ज है Q, अगर इसके सामने यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज, इसको कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जो कि एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का क्या मतलब है? इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझिए। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक बड़ा सा मैग्नेट है, मान लीजिए 10 kg का है।
ठीक है ना, देयर इज अ 10 kg मैग्नेट। अब इसके सामने मैं यहाँ पे एक 1 ग्राम का मैग्नेट रख रहा हूँ, ठीक है। सो देयर इज अ 10 kg मैग्नेट, देयर इज अ 1 ग्राम मैग्नेट। तो ये 10 kg मैग्नेट, ऑब्वियस सी बात है कि इसका फील्ड बड़ा होगा और ये इजीली इसको जो है अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब क्या ये 1 kg मैग्नेट, इतना सा छोटा सा मैग्नेट, क्या इसको अपने तरफ खींचेगा कि ये इधर ही बैठा रहा और ये जो है ये पुल होकर इसके तरफ आ गया? कैसा होगा? नहीं होगा। क्या ये होगा कि यहाँ पे जो है ये अपने ही जगह पे बैठा रहे और ये जो है ऐसे इस तरफ जो है तुरंत इधर आके चिपक जाए? यस, बिल्कुल हो सकता है। सो यहाँ पे भी कुछ वैसी ही बात है। ये हमारा बड़ा चार्ज है, ठीक है ना, इसीलिए इसको लिखा है मैंने कैपिटल Q, दिस इज अ बिग चार्ज एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल चार्ज, दिस इज कॉल्ड एज टेस्ट चार्ज। So what do you mean by a test charge? Test charge are those charges which can be attracted by a bigger charge, but this test charge cannot attract a bigger charge towards itself. So ये जो है इस तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, बट ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता। बट यहाँ पे तो दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, तो क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? नहीं, ये तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, बट इसके बावजूद भी ये वाला जो चार्ज है इसको खींच के अपने फील्ड के अंदर अगर लेकर आया, ठीक है ना, अगर ये इसको खींच के अपने फील्ड के अंदर लेकर आया तो ऑब्वियसली बात है कि इस चार्ज ने क्या किया होगा? कुछ वर्क डन किया होगा। अब इसी वर्क डन को हम लोग जो है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे कि इसने इस चार्ज के ऊपर बहुत मेहनत करके, इवन दो ये रिपेल हो रहा था बट फिर भी बहुत मेहनत करके अंदर खींच कर ला पाया, तो हम बोलेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ या इसकी पोटेंशियल ज्यादा है। अगर ये नहीं ला पाया तो पोटेंशियल कम है। तो फिर क्या होगा? ऐसे ही कोई एक जगह होगी जहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, ऐसी कोई दूसरी जगह होगी जहां पे पोटेंशियल कम होगा और चार्जेस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर जाएंगे, ठीक है ना। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, योर अटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, ध्यान दीजिए। सो यहाँ पे मेरे पास है एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q, यहाँ पे है मेरे पास एक पॉजिटिव बिगर चार्ज। Now this bigger charge is going to attract this positive test charge Q from a point of infinity। ये हमें नहीं पता कि अपने फील्ड से कितना दूर रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर खत्म हो गई और ये बहुत दूर कोई जगह है, तो दिस इज इंफिनिटी। सो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट V, वोल्टेज। सो V इज इक्वल टू क्या, ये जानना है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a test charge Q from a point of infinity to a point inside the electric field. So what is electric potential? The amount of work done, इसके ऊपर work done किया जा रहा है। The amount of work done in bringing a positive test charge Q from a point of infinity। work done कहाँ से कहाँ के लिए कर रहे हैं हम लोग? infinity से इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आने के लिए कर रहे हैं। So the electric potential is the amount of work done in bringing a positive test charge Q from a point of infinity to inside the electric field. This is called electric potential. So मैंने ये जो work done किया, ये किसके ऊपर किया? ये Q के ऊपर किया। So जो मेरा electric potential है, ये है work done per unit charge। मैंने इस एक चार्ज के ऊपर जो है अपना सारा का सारा वर्क डन किया। अगर यहाँ पे दो चार्ज होते तो मेरा वर्क डन दो के ऊपर शेयर हो जाता, वर्क डन जो भी होता वो 2 कूलम पे शेयर होता। तो मुझे अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल कैसे बताना है? बताना है कि एक एक चार्ज के ऊपर कितना मेहनत किया गया, एक चार्ज के ऊपर। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास 2 चार्ज थे और उसके ऊपर मैंने वर्क डन 100 किया था, तो मैंने एक चार्ज के ऊपर कितना किया होगा? अगर 2 चार्ज के ऊपर मैंने 100 किया है तो ऑब्वियसली बात है एक चार्ज के ऊपर मैंने 50 किया होगा। समझ में आ रही बात? इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन जो है ये पर यूनिट चार्ज से डिवाइड हो जाएगा, ताकि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता चले कि एक एक चार्ज के ऊपर कितना ज्यादा मेहनत किया गया है। हाउ मच वाज द वर्क डन मेड ऑन 1 पर कूलम ऑफ चार्ज या 1 कूलम ऑफ चार्ज। सो दैट इज व्हाई वी गेट दिस फॉर्मूला V इज इक्वल टू W अपॉन Q। दोबारा से इसको सुन लीजिए और समझ में ना आए तो दोबारा से अभी आप इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। अगर पहली बार नहीं समझे तो इस बार समझिए। मैंने ये कहा कि हमारे पास एक बड़ा चार्ज पॉजिटिव Q है, इसकी अपने आपस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर बहुत दूर कहीं इंफिनिटी पे हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। इस टेस्ट चार्ज को
यहां से खींच के यहां तक ले आना है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है और वो भी पॉजिटिव है, नॉर्मली तो ये रिपेल करेगा, ये ऐसे खींचेगा, ये दूर जाने की कोशिश करेगा, फिर खींचेगा, फिर दूर जाने की कोशिश करेगा। तो इसको अगर वो खींच के अंदर तक ले पाया तो इसने बहुत वर्क डन किया होगा ना, बहुत मेहनत से इसको खींच के अंदर लाया होगा। सो व्हाट इज पोटेंशियल? इट इज द वर्क डन। किसके ऊपर कर रहा है वो वर्क डन? इस चार्ज के ऊपर कर रहा है, इसीलिए दिस वर्क डन इज बीइंग डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो अगर यहाँ पे उसने इसको खींच के अंदर लाने में 100 जूल का वर्क डन किया है, वर्क डन को हम लोग गिनते हैं जूल्स में, 100 जूल का वर्क डन किया है, लेकिन यहाँ पे चार्जेस मान लीजिए 2 थे, 2 कूलम का चार्ज था, तो इसका 100 2 कूलम में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 1 कूलम के ऊपर कितना लगेगा? 50 जूल्स का ही वर्क डन लगेगा। तो उस 1 कूलम के ऊपर जो हम वर्क डन करवाते हैं अपने ये बड़े चार्ज को, उसको हम उस बड़े चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या उसकी वोल्टेज कहते हैं। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज द वोल्टेज और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला से हमें ये SI यूनिट जो है वोल्ट्स, इसके बारे में बताना है कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है। सो 1 वोल्ट किसके बराबर होगा? अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन किया गया, वर्क डन जो है वो जूल्स में होता है, अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन किया गया 1 कूलम ऑफ चार्ज पे, 1 कूलम चार्ज पे 1 जूल का वर्क डन किया गया, तो फिर मेरा जो पोटेंशियल है वो कहलाएगा 1 वोल्ट। अब इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in bringing 1 coulomb of charge from a point of infinity to inside the electric field, then the electric potential is said to be 1 volt. दोबारा सुनिए, if 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge, यहां से यहां तक लाने के लिए 1 जूल का मेहनत किया गया है और यहाँ पे था भी हमारे पास 1 कूलम ऑफ चार्ज। सो इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in bringing 1 coulomb of charge from a point of infinity to inside the electric field, then the electric potential is said to be 1 volt. I hope आपको V is equal to W upon Q and how 1 V is equal to 1 joule upon 1 coulomb समझ में आ गया होगा। I hope यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है ना। सो अभी हम लोग फिलहाल सिर्फ इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखते हैं। लेट अस सी न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन V is equal to W upon Q। सो इसके जो न्यूमेरिकल का जो लैंग्वेज होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। आई विल मेक यू सॉल्व 2 न्यूमेरिकल्स हियर एंड देन आई विल गिव यू सम होमवर्क। सो लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन on 2 coulomb of charge by 120 volt power supply find out the amount of work done on 2 coulomb of charge by 120 power supply in bringing these charges from infinity। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या पूछा है आपको? वर्क डन पूछा है। कितने के ऊपर? 2 कूलम ऑफ चार्ज के ऊपर, ठीक है ना। तो 2 कूलम ऑफ चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन होगा अगर हमारा पावर सप्लाई 120 वोल्ट्स का रहे? इसका मतलब पोटेंशियल 120 का है, 2 कूलम के ऊपर काम हो रहा है, तो इसने कितना मेहनत से उसको इन्फिनिटी से खींचकर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाया होगा, ये आपसे पूछा गया है। दिस क्वेश्चन नंबर 1। सो व्हाट इज आस्क्ड? अमाउंट ऑफ वर्क डन इज आस्क्ड। सबसे पहले हम लोग जब भी क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ लिखेंगे गिवन, और गिवन के बाद यहाँ लिखेंगे क्या पूछा गया हमें? वर्क डन पूछा गया है। क्या गिवन है हमें दिया है चार्ज जो है वो हमारा 2 कूलम है, तो चार्ज इज इक्वल टू 2 कूलम, और हमें दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज इज इक्वल टू 120 volts. So W is equal to question mark, Q is equal to 2C and V is equal to 120. So we need to solve this by using V is equal to W upon Q.
ठीक है। सो फिर V हमारा 120 है, वर्क डन हमें निकालना है, और Q की वैल्यू जो है वो 2 है। इसका मतलब 120 इंटू 2 विल गेट 240 जूल्स ऑफ वर्क डन। सो हमारा वर्क डन निकल के आ गया 240 जूल्स। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बड़ा आसान है, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हमारा मेन फॉर्मूला था वो था V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V की वैल्यू पहले से गिवन थी, Q की वैल्यू पहले से गिवन थी, और हमने W को कैलकुलेट कर लिया। इस तरीके से ये एक न्यूमेरिकल हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाउ मच वर्क is done on per coulomb charge. How much work is done per coulomb charge if the power supply is 10 volts? Find out the work to bring the charges from infinity. ठीक है। हाउ मच वर्क इज डन पर कूलम चार्ज, क्या पूछा है कि वर्क डन कितना है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। किसके ऊपर कर रहे हैं हम लोग ये वर्क डन? पर कूलम। यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कूलम बोला है। पर कूलम का मतलब क्या? हर एक कूलम के ऊपर। इसका मतलब हम यहाँ पे अपना गिवन लिख सकते हैं कि हमें मेनली पूछा है कि हाउ मच इज द वर्क डन। किसके ऊपर? चार्ज कितना है पूछा है, पर कूलम, मतलब 1 कूलम के ऊपर। एक कूलम के ऊपर आप कितना चार्ज यूज कर रहे हो, और हमारा वोल्टेज कितना गिवन है या पोटेंशियल कितना गिवन है? 10 वोल्ट्स गिवन है। सो हमारे पास फिर से वही टाइप का क्वेश्चन है। W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, Q इज इक्वल टू 1C एंड V इज इक्वल टू 10। सो नाउ वी विल सॉल्व बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें गलती ये होती है कि कई लोग ये पर कूलम नहीं समझ पाते हैं। उन्हें लगता है कि क्वेश्चन में तो सिर्फ सर V दिया हुआ है, हमें तो Q भी नहीं दिया और W पूछ लिया। तो Q दिया हुआ है हमें इस फॉर्म में, पर कूलम के फॉर्म में। और फिर से कंफ्यूजन ये हो जाता है कि फाइंड आउट टू ब्रिंग द चार्जेस। अगर हर एक के ऊपर हमने वर्क डन पता कर लिया, तो ऐसे जितने भी चार्जेस होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, जितना भी होंगे, पर कूलम का पता चल गया तो वो तो उसने नंबर ऑफ चार्जेस के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो ये तो एक जनरलाइज लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। सो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें कीवर्ड्स पकड़ने हैं। यहाँ पे पर कूलम पे पूछा है, वर्क डन पूछा है, और यहाँ पे पावर सप्लाई दे रखी है हमें 10 वोल्ट्स की। सो V हमारा इधर 10 है, वर्क डन हमें निकालना है, और Q की वैल्यू 1 है। तो बस बहुत इजी है ये, वर्क डन इज इक्वल टू 10 जूल्स आ गया। सो इस तरीके से ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। तीन लाइन का क्वेश्चन था ये, 3 लाइन में सॉल्व हो गया। ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क के लिए या कभी 1 मार्क के लिए MCQs में भी आ सकते हैं। ये 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए, ठीक है। चलिए मैं आपको एक ऐसा ही सिमिलर टाइप का दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ। आई होप आपने ये कॉपी कर लिया होगा। चलिए अब हम लोग होमवर्क क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी कंसेप्ट पे आपका होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3। इफ 50 joules of work is done on 3 coulomb of charge by a power supply, then find the
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of the power supply. If 50 joules of work is done on 3 coulomb of charge by a power supply, then find the electric potential of the power supply. तो इसका मतलब देखिए ये अज्यूम्ड है या ये आपको पता ही है पहले से कि ये 3 कूलम ऑफ चार्ज के ऊपर 50 जूल का वर्क डन किया गया होगा टू गेट इट फ्रॉम पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी टू इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर ये 50 जूल का वर्क डन करता है 3 कूलम ऑफ चार्ज पे, उसको अगर इन्फिनिटी से अंदर ले आना हो तो फिर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा आपको ये निकालना है. ठीक है ना. सो ये आपका एक होमवर्क है. अगला क्वेश्चन ये है, if the electric potential is 200 volts and it does 100 joules of work, then how many coulombs of charges can it bring from infinity? अगर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक पावर सप्लाई का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 200 वोल्ट है और ये 100 जूल का वर्क डन कर सकता है, तो फिर ये कितने कूलम ऑफ चार्ज को पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी से इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ले आ पाएगा. ये आपका दूसरा सवाल. ठीक है. सो ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस है, आप इसको नोट कर लीजिए और इसके आंसर आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. ठीक है. चलिए इसको लिख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट मार लीजिए जल्दी से. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो ये हमारा आज का पहला कंसेप्ट हुआ कि इस तरीके से हम लोग अपने चार्जेस को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करवा सकते हैं. तो उसके लिए हमें सबसे पहले जानना था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है. ठीक है. फ्लो ऑफ चार्जेस जानने के लिए हमें जानना था कि कोई चीज हायर से लोअर जाएगी तो किस हायर से किस लोअर पे जाएगी. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हायर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लो पे जाएगी, ये समझ में आया. सो अगर वो हायर से लोअर जा रही है, इसका मतलब दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है ना. इस डिफरेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसी कंसेप्ट का आगे का एक्सटेंशन है. तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू सी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. सिमिलर कंसेप्ट है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. अगर आपने ये कंसेप्ट अभी अच्छे से समझा होगा तो अगला कंसेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी. लेट अस सी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको पीडीबी लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस. दिस इज ऑल्सो वोल्टेज एंड इसकी भी ऐसा यूनिट जो है वोल्ट्स है. ठीक है ना. इसको भी हम लोग वोल्ट्स में रेफर करते हैं. है क्या ये चीज? देखिए कंसेप्ट वही है. यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज क्यू है, बड़ा चार्ज है ये. इसके चारों तरफ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रखी है. ठीक है. सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसे एक चार्ज को खींच के ले आना है. ये चार्ज हमारा एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू है. ठीक है. अब हम लोगों को इसकी जो स्ट्रेंथ है ये 2 पॉइंट्स पे देखनी है. एक जब वो इस पॉइंट पे था, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, और एक जब वो इस पॉइंट पे था, लेट्स से दिस पॉइंट इज बी. अब ये यहां से ऐसे खींच के ले आ रहा है तो ऐसे ये अंदर तक लाना चाह रहा है. लेकिन मैं अंदर तक लाने की जर्नी नहीं देखना चाहता. मैं अभी फिलहाल देखना चाहता कि इस पॉइंट ऑफ
टाइम पे इसके पास पोटेंशियल कितना था और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसके पास कितना पोटेंशियल है। सो आपको क्या लगता है कहां से इस क्यू को, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू को अंदर खींचने में ज्यादा आसानी होगी? वेयर विल इट बी मच इजियर फॉर इट टू पुल इट इनसाइड, एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी? कहां से खींचने में आसानी ज्यादा होगी, ए से होगी या बी से होगी? तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर बी से होगी, क्योंकि बी जो है इसके तो काफी पास आ गया, यहाँ से इजीली खींच लेगा। लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं, ये हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव है तो जैसे जैसे ये करीब आएगा तो ये भी पॉजिटिव होने के कारण रिपल्शन तो बढ़ जाएगा ना। मतलब ये यहां से जब ये पास आएगा 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 आएगा, जब एकदम पास आ रहा होगा तब तक तो ये रिपेल कर रहा होगा, उसको दूर भगा रहा होगा, फिर भी ये खींच के ले आ रहा है, फिर दूर भगा रहा है, फिर से खींच के ले, फिर दूर भगा रहा है, फिर से खींच के ले आ रहा है। इसका मतलब इसको हम जितना पास ले आएंगे उतना ज्यादा डिफिकल्टी होगी इसको अपने तरफ खींचने में। इसका मतलब उसको ज्यादा पोटेंशियल कब लग रहा होगा, ज्यादा वर्क डन कब करना पड़ेगा? जब वो पॉइंट बी पे है। इस पॉइंट पे उसको ज्यादा मेहनत से इसको अंदर खींचना पड़ेगा, बिकॉज द रिपल्शन काफी बढ़ रहा है, द रिपल्शन इज वेरी हाई। हेंस एट बी द पोटेंशियल विल बी हायर, बिकॉज एट दिस पॉइंट इट इज डूइंग मोर वर्क एज कंपेयर टू ए। सो इस पॉइंट पे यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल चेक करूंगा तो यहाँ पे वी बी होगा, और यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल चेक करूंगा तो यहाँ पे वी ए होगा। सो हाउ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस? मैं पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट करूं? तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा पिछला जो फॉर्मूला था वो था V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। वहां पे तो हमारे पास एक ही V था, क्योंकि हम लोग बस इसको इस पॉइंट से इंफिनिटी से अंदर तक ले आ रहे थे। अब हम लोग इंफिनिटी तक का जर्नी नहीं देख रहे, हम देख रहे कि पॉइंट ए पे ज्यादा पोटेंशियल होगा या पॉइंट बी पे ज्यादा पोटेंशियल होगा। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल का जो भी डिफरेंस होगा दैट इज माय पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब इसी फॉर्मूले का एक एक्सटेंशन है, लेकिन क्योंकि हमारे पास अब दो दो पोटेंशियल्स है इसीलिए इनके बीच का रिलेशनशिप अब हमें देखना है। सो एज वी नो कि वी बी विल बी ग्रेटर, बिकॉज ये ज्यादा पास आ गया है, यहाँ से रिपल्शन ज्यादा होगा, इसीलिए वी बी माइनस वी ए ये बड़ा वैल्यू होगा, हायर पोटेंशियल पे है, ये छोटा वैल्यू होगा। तो अगर मान लीजिए कि ये 100 है और ये 80 है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल के आएगा? वी बी माइनस वी ए विल कम आउट टू बी 100 माइनस 80 एज 20, है ना। तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू बाकी का सेम रहेगा W अपॉन क्यू। सो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वो है वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा कि इस पोटेंशियल का और इस पोटेंशियल के बीच में क्या अंतर था, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए जो है हमें वी बी माइनस वी ए लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे तो वही है W अपॉन क्यू। आई होप बात समझ में आई होगी। अब इस फॉर्मूला से भी कुछ न्यूमेरिकल्स बनेंगे। अब हम इस फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स को टेस्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और बार शॉर्ट में बताता हूँ कि ये वी बी और वी ए का क्या चक्कर है। हमने इसके टाइम पे देखा था V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू में कि ये पॉइंट इंफिनिटी था और इंफिनिटी से कितनी ताकत से, कितने वर्क डन से उसने अंदर खींचा, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मैं वो समझ चुका हूं, अब मुझे समझना है कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे है। डिफरेंस जानने के लिए मैंने कोई दो पॉइंट्स ले लिए, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया। अब मैं देख रहा हूं कि कहां से खींचने में ज्यादा ताकत लगेगी। अब ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, नॉर्मली क्या होने चाहिए? रिपेल होने चाहिए। सो अगर ये ज्यादा दूर है तो यहाँ पे रिपल्शन कम होगा, तो यहाँ से खींचने में आसानी होगी। इसका मतलब इधर वर्क डन कम लगेगा तो इस का पोटेंशियल, इस ए का पोटेंशियल कम हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये पास आ गया इसके, तो पास आने पे रिपल्शन बढ़ जाएगा और उसको वहां से खींचने में ज्यादा ताकत लगेगी। इसका मतलब वी बी पे ज्यादा वर्क डन होगा, तो वी बी पे ज्यादा वर्क डन होगा तो यहाँ पे ये बी पॉइंट पे ज्यादा वर्क डन होगा, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो भी ज्यादा होगी। इसका मतलब वी बी विल बी मोर देन द वी ए। So that is why we can say that in order to find out the potential difference, we need to subtract higher potential from the higher potential and the lower potential. So we'll subtract these two values. So let's consider this to be 100 volts and let's consider this to be 80 volts. So 100 minus 80 will give me the potential difference 20 volts. इस तरीके से potential difference calculate किया जाता है, ठीक है ना। So अब इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं।
सो जैसे यहाँ पे फिफ्थ टाइप का न्यूमेरिकल आज हम कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन is 100 joules for getting some charges from electric potential 100 volts to a point of electric potential 120 volts. If the amount of work done is 100 joules for getting some charges from electric potential 100 volts to a point of electric potential 120 volts, find out the number of charges transferred, और अमाउंट, नंबर नहीं, अमाउंट ऑफ चार्जेस ट्रांसफर्ड। इसका मतलब हमें क्या दिया है और क्या निकालना है। हमें बोला कि वर्क डन गिवन है हमें, कि वर्क डन जो है वो है 100 जूल्स का, ठीक है। किसके लिए किया ये वर्क डन? टू गेट सम चार्जेस। कितने चार्जेस मुझे नहीं पता, सम चार्जेस, ठीक है, फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 100 टू 120। इसका मतलब मुझे VA दिया हुआ है 100 वोल्ट्स और VB दिया हुआ है 120 वोल्ट्स, और मुझे पूछा कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नाउ आई नो VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q। सो यहाँ पे VB जो है वो है 120, V जो है VA जो है वो है 100, वर्क डन है हमारा 100, तो फिर हमें Q निकालना है। So this will come out to be 20 is equal to 100 upon Q। इसका मतलब Q का वैल्यू जो होगा वो होगा 100 डिवाइडेड बाय 20। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड दिस विल कम आउट टू बी 5 कूलम। सो द अमाउंट ऑफ चार्जेस विल बी 5 कूलम्स। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। सो इस तरीके से आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेसिस पे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स दिए जा सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे टाइप का एक और न्यूमेरिकल मैं आपको होमवर्क में देता हूं, ठीक है। तो दैट विल बी आवर क्वेश्चन 6। So question 6, find out the amount of work done to transfer 6 coulomb of charge from 180 volts to a point of 120 volts. Find out the amount of work done to transfer 6 coulomb of charge from 180 volts to a point of उल्टा होगा, from 120 volts to a point of 180 volts। 120 वोल्ट से आपको 180 तक चार्जेस को ट्रांसफर करना है। कितने चार्ज को? 6 कूलम चार्ज को। तो आपको बताना है कि इसके लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगा। इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो यहाँ आज हमने समझा कि किस तरीके से फ्लो करेंगे हमारे चार्जेस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक।
ठीक है। सो अब आपको एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आई होप ये आपने होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लिया। सो द 6th क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क। ठीक है। सो आप जब अपना कमेंट लिखेंगे तो उस पर आप ये क्वेश्चन नंबर के हिसाब से लिखना, कौन से क्वेश्चन के नंबर का क्या आंसर है। ठीक है ना। चलिए, सो अब मैं आपको इस पोटेंशियल डिफरेंस का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। देखिए, आप सभी ने जो है बाजार से कभी ना कभी कोई सेल तो खरीदा होगा। ठीक है ना। देखिए, सेल और बैटरी दो अलग अलग चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं एक सिंगल सेल खरीद रहा हूं तो दिस इज अ सेल, दिस इज नॉट अ बैटरी। अगर मैं ऐसे ही बहुत सारे सेल्स को कनेक्ट कर दे रहा हूं, ठीक है, सो दिस बिकम्स माय बैटरी। सो बैटरी इज मेनी सेल्स कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है ना। अगर मैं इंडिविजुअल खरीद रहा हूं तो मैं एक सेल खरीद रहा हूं, लेकिन अगर मैंने बहुत सारे सेल्स को ऐसे कनेक्ट कर दिया तो मैं उसको कहूंगा बैटरी। ठीक है। तो आपने कभी ना कभी दुकान से सेल तो खरीदा ही होगा। सो जब आप दुकान में सेल खरीदने जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि अंकल मेरे को क्या दो। सो जनरली आप उसमें वोल्ट बताते होंगे कि मेरे को जो है, मेरे को 9 वोल्ट का एक बैटरी दे दो। हालांकि अगली बार से आप बैटरी मत बोलना, आप अगली बार से बोलना मेरे को सेल दे दो। ठीक है ना। सो मुझे 9 वोल्ट का एक सेल चाहिए। अब ये 9 वोल्ट का सेल, यहाँ पे एक ही नंबर दिख रहा है ना आपको, 9 वोल्ट, बट ये करंट कब सप्लाई कर सकता है? करंट तब सप्लाई कर सकता है जब इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस हो। करंट कैन फ्लो as long as there is a potential difference, because if there is no potential difference, if the level becomes equal, the flow of the current will stop. So यहाँ पे तो एक ही नंबर दिख रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मुझे दो दो नंबर चाहिए ना, एक हायर नंबर होगा एक लोअर नंबर होगा, तो ऐसे करके तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। सो यहाँ पे तो मुझे सिर्फ 9 वोल्ट दिया, तो ये हायर मान लिया मैंने, तो लोअर क्या है। सो बेसिकली इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, तो ध्यान दीजिए, हर सेल में आपको ऐसा दिखेगा कि एक साइड ऐसे थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है, दूसरे एंड में ये फ्लैट होता है। सो ये जो बाहर निकला हुआ एंड है दिस इज पॉजिटिव, एंड ये जो फ्लैट है दिस इज नेगेटिव। ठीक है ना। सो पॉजिटिव से नेगेटिव हमारा करंट फ्लो करता है, हम लोग ऐसा मानते हैं। हम इसको थोड़ा सा आगे चल के आगे के पार्ट्स में समझेंगे कि करंट का एक्चुअल में फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है। फिलहाल के लिए तो अभी हमने समझा कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक हमारे चार्जेस ट्रांसफर होते हैं। There is a positive side of the cell, there is a negative side of the cell. ठीक है ना। How does it become 9 volts? This is what is the question. So देखिए, अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देखा था, VB माइनस VA, इससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो ये जो आपने 9 वोल्ट का जो सेल खरीदा है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 9 वोल्ट्स है। इसका मतलब VB माइनस VA का वैल्यू इज 9 वोल्ट्स। सो अगर मुझे कोई पूछे कि मुझे अगर ये इंडिविजुअल वैल्यूज निकालनी है कि ये पॉजिटिव साइड में कितना, नेगेटिव साइड में कितना, तो कैसे निकाल सकते हैं? तो ये ऐसा होगा, ये जो 9 वोल्ट्स है ये इक्वली दोनों साइड में बंटते हैं। इट इज इक्वली डिवाइडेड ऑन बोथ द साइड्स। सो लेट्स से एज वी अंडरस्टूड द कंसेप्ट कि द चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो ये जो 9 है ये डिवाइड होने वाला दो हिस्सों में, मतलब 4.5 माइनस 4.5। अब देखिए, ये पॉजिटिव साइड है तो ये मैंने प्लस 4.5 कर दिया। फिर ये जो नेगेटिव साइड है, यहाँ पे अगर ये 4.5 वोल्ट्स पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव साइड पे भी 4.5 वोल्ट्स नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे एज पर द फॉर्मूला प्लस 4.5 माइनस, ये तो फॉर्मूला का माइनस है, देन माइनस 4.5 ऐसा होगा। तो ये पॉजिटिव 4.5, ऑब्वियसली बात है, अगर नंबर लाइन के हिसाब से देखूँ ये 0, तो पॉजिटिव 4.5 इधर आएगा और नेगेटिव 4.5 इधर आएगा। सो ये बड़ा नंबर होगा नंबर लाइन के हिसाब से और ये छोटा नंबर होगा। इसका मतलब दिस इज हायर पोटेंशियल एंड दिस इज लोअर पोटेंशियल। सो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया ना। अब अगर मैं एक तार लगा दूं इनके बीच में तो इस तरीके से जो है चार्जेस ऐसे फ्लो करेंगे। ठीक है ना। कब तक फ्लो करेंगे? सो द कैलकुलेशन ऑफ 9 वोल्ट बिकम्स लाइक दिस, 4.5 minus of minus 4.5, this gives me the result as 9 volts। तो आप ये 9 volts का जब सेल खरीद रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हर एक साइड आपका 4.5 है।
अब जैसे जैसे आप ये सेल को यूज करेंगे धीरे धीरे इसके अंदर से चार्जेस निकलते रहेंगे, तो इसका जो पोटेंशियल है ड्रॉप करेगा। सो ड्रॉप भी ये हमेशा इक्वली करता है। जैसे कि मान लो ये प्लस 4.5 है, ये माइनस 4.5 है, कुछ समय यूज करने के बाद प्लस 3.5 माइनस ऑफ माइनस 3.5 बचा है। कुछ समय और यूज करने के बाद मान लीजिए +2 और ये माइनस ऑफ -2 बचा है। कुछ और समय यूज करने के बाद ये +1 और ये माइनस ऑफ -1 बन गया है। अब भी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, धीरे धीरे आप देखिए नंबर लाइन में ये डिक्रीज होते होते यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1 तक पहुंच चुका है ना। अब इसके बाद कुछ समय बाद और यूज करते करते ये हो जाएगा 0 और ये साइड भी हो जाएगा 0। तो माइनस ऑफ -0, इसका मतलब अब बैटरी खत्म हो गई है। ये यहाँ से 0 पे पहुंच गया, ये भी यहाँ से 0 पे पहुंच गया और आपकी जो सेल है वो खत्म हो चुकी है। सो इस तरीके से हम लोग सेल के अंदर जो आपने 9 वोल्ट खरीदी वो पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जस्ट कैलकुलेट ऑन दिस फोन। ठीक है ना। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी जिसमें हमने अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा। अगले क्लास में हम लोग करंट के बारे में समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, सारे क्वेश्चन समझ में आए, थियरी भी समझ में आई, न्यूमेरिकल्स भी समझ में आए, तो फिर आप इस कंटेंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तब तक आपसे मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।